कुछ लोगों ने अप्लाई किया कि हमें जगह दिया जाए, जैसा आवाज़ बहुत होती है उसमें। एक तो नहीं ठीक है इतना, अदरवाइज बहुत। दो कारणों से मेरा ध्यान दवाई दोस्त की तरफ गया। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रिम्स से। रिम्स निदेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। जून को हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया, जिसमें बहुत लंबा ऑर्डर है, लेकिन दवाई दोस्त से संबंधित जो है वो है कि पूछा उन्होंने कि इन द रिम्स प्रेमिसेस देयर इज वन मेडिसिन शॉप इन द नेम एंड of Pradhan Mantri Aushadhi Kendra in order to provide medicine at subsidized rate, but the reason best known to RIMS authorities, the said medicine shop has been closed, while the other medicine shop just adjacent to the said shop in the name and style of Dawai Dost is running. Due to closure of the said medicine shop, the poor people are being deprived from getting the medicine on the subsidized rate, and therefore an appropriate direction may be passed for opening and running of Pradhan Mantri Aushadhi Kendra so that the poor people may get medicine at the subsidized rate. ये पॉइंट नंबर 7 है 17 जून के ऑर्डर का। लर्नेड काउंसिल का स्टेटमेंट है वो, और ऑर्डर में है कि डायरेक्टर रिम्स / competent authority of the state government will apprise this court as to why the shop in the name and style of Pradhan Mantri Aushadhi Kendra has been closed. उसके जवाब में जो है हमने दिया था कि औषधि केंद्र इज नॉट क्लोज्ड, but because system of procuring medicine has been changed, therefore supply of medicine has been affected, and therefore it's running, but running very inadequately. However, generic medicines are available to patients through चैरिटेबल ट्रस्ट रन दवाई दोस्त। इसका जवाब यही दिया हमने। फिर हाई कोर्ट का 2 जुलाई का ऑर्डर है। ये डायरेक्टर विल एक्सप्लेन दैट व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन ऑन हिज पार्ट इन दिस रिगार्ड। दिस रिगार्ड मीन्स supply of medicine to the Jan Aushadhi Kendra. So the director will explain why no action on his part in this regard be not construed to help the other shop which is running outside the premises of RIMS in the name and style of Dawai Dost by creating their monopoly in selling of medicines. The director RIMS will apprise this court on the next date of hearing that how and under what authority the shop running in the name and style of Dawai Dost has been provided space in the premises of RIMS, and if the said medicine shop is not within the RIMS premises, then it will be explained by the authority about the access of the people to go to the said medicine shop situated outside the RIMS premises. हिंदी में हुआ, इसका आप समझ ही सकते हैं कि आप अपना दुकान अगर जन औषधि केंद्र नहीं चल रहा है अच्छी तरह, तो इसको ऐसा क्यों नहीं समझा जाए कि दवाई दोस्त को
का मोनोपोली करके उनको हेल्प कर किया जा रहा है, ये कोर्ट का पूछना है। फिर कोर्ट ने ये भी पूछा है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में बताइए कि कैसे और किस प्राधिकार से ये दवाई, जिसका दवाई दोस्त नाम है, दवाई दुकान, उसको स्पेस दिया गया रिम्स प्रेमिसेस में। तो इसके ये और इसका एक कारण ये भी था कि कुछ और लोगों ने, एक कोई अरूप चैटर्जी हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया कि हमको जगह दीजिए। तो इस सब कारण से मेरा ध्यान उधर गया। और जब साफ साफ कोर्ट ने पूछा कि दवाई दोस्त को हाउ एंड अंडर व्हाट अथॉरिटी द शॉप इज रनिंग, तो हमने फाइल मंगाई। उस फाइल को देखने से पता चला, और हमने अपने लॉयर को लिख करके दिया भी, कि ये 2015 में दवाई दोस्त को दुकान दी गई है, और उस समय एक प्रस्ताव मंत्री जी को भेजा गया था। मंत्री जी ने सचिव महोदय से कुछ टिप्पणी मांगी, वो टिप्पणी देने के ही फेवर में थी, तो मंत्री जी ने दवाई दोस्त को स्पेस दे दिया। फिर हमारे लॉयर ने सवाल किया, अथॉरिटी जो रहती है वो तो गवर्निंग बॉडी को होती है, गवर्निंग बॉडी में क्या पास हुआ बताइए। तब 41st गवर्निंग बॉडी का हम लोगों ने मिनट्स निकाला, और उसमें यह चीज चर्चित है, लिखा गया था कि मंत्री महोदय द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दवाई दोस्त को जो दुकान दी गई है उसके घटनोत्तर स्वीकृति के लिए इसको रखा जा रहा है। उसका निर्णय क्या हुआ? निर्णय यह था, उस निर्णय सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति का मतलब उसमें जो मंत्री महोदय जो दिए थे वो भी उसमें है, सेक्रेटरी जो रिकमेंड किए थे वो भी हैं, सभी की सम्मति से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अभी का एग्रीमेंट खत्म होते ही इसको टेंडर करके इस स्पेस को जो भी सस्ते से सस्ते दर में दवाई देगा उसको दिया जाए। एग्जैक्ट वर्डिंग आपको बता देंगे, वो हमने लिखा हुआ है उस लेटर में भी। तो फिर नेचुरली हमारे लीगल काउंसिल पूछे कि इसमें जो लिखा हुआ है वो तो एग्रीमेंट देखिए कब तक का है। एग्रीमेंट जो है 1 ईयर के लिए वैलिड है। हमने पूछा मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कि भाई ये बताइए कि कब तक के लिए है इनका, तो बताया ये तो 2015 में दिया गया था 1 साल के लिए, और उन्होंने लिखा कि 1 साल बाद इसका मूल्यांकन करके और उसके बाद एक्सटेंशन देने का प्रोविज़न था। लेकिन जहाँ तक हमको मालूम है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपने नोट में लिखे, जहाँ तक हमको मालूम है इसका कोई मूल्यांकन हुआ नहीं है, और न कभी एक्सटेंशन इन्होंने मांगा है ना एक्सटेंशन दिया गया है। तो ऐसी हालत में हमारे वकील का साफ कहना था कि आप जो है गवर्निंग बॉडी के ऑर्डर को डायरेक्टर ने कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो हमने कहा मैं नहीं था उस समय, लेकिन उनका कहना था कि कोई तो डायरेक्टर था। डायरेक्टर एक पोस्ट होता है, आदमी तो बदलते रहते हैं, लेकिन उस कुर्सी पे जो बैठा होता है उसका दायित्व होता है कि गवर्निंग बॉडी के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे। उन्होंने कहा जो थे वो नहीं किए, अब उसका मैं क्या कर सकता हूं। मैं कहा था नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि आपको आज संज्ञान में आया, आपको आए हुए इतने महीने हो गए, तो आपने क्या किया। हमने कहा तो हमारा संज्ञान तो अभी संज्ञान में आया है, जब कोर्ट ने इतना पूछा तभी तो संज्ञान में आया है। तो बोला कोर्ट ये भी पूछेगा कि जब आपके संज्ञान में आया तो आपने क्या किया। तो हमने कहा कि ठीक है हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमने ऑर्डर दे दिया कि भाई 41st गवर्निंग बॉडी के हिसाब से 28 जून 2016 को आपका खत्म हो रहा था, उसी समय गवर्निंग बॉडी के ऑर्डर के हिसाब से खाली हो जाना चाहिए था। अब आप खाली कर दीजिए। 1 महीना आपको, हमारे तो
एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बोले थे कि सजेस्ट किए थे कि इमीडिएटली खाली करने के लिए बोलिए। फिर हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है उनका मत था कि नहीं, कम से कम 1 महीना टाइम दीजिए, क्योंकि उसकी दवाइयाँ हैं, कुछ है, टाइम दीजिए। तो 1 महीना टाइम दे करके उनको खाली करने के लिए बोला गया है। ये इसका बैकग्राउंड है, लेकिन उसमें हमारा कोई भी एक्शन जो है वो आप कह सकते हैं कि ना तो मैं उनका फेवर कर रहा हूं और ना उनके अगेंस्ट कर रहा हूं। जो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए वो कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। तो ये आप ये समझने की जरूरत है। और ये सारा जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स वेबसाइट पे उनके अवेलेबल हैं, आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये 17 जून का जो है पॉइंट नंबर 7 and 8 है, और इसका जो है पॉइंट नंबर 8 है, ये 2 जुलाई का है। तो ये जो है बैकग्राउंड है, और जो एग्जैक्ट वर्डिंग है उसमें वो आपको बता देते हैं कि केस नंबर भी मेंशन कर दिया है ना सर को? हाँ, केस नंबर मेंशन कर देते हैं। केस नंबर फेमस है 1301 ऑफ 2020, जिसमें कि स्वतः संज्ञान कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, वो स्वतः संज्ञान लेकर के जो कोविड के चलते जो चल रहा है उसी का है। और जो गवर्निंग बॉडी का जो अप्रूवल था उसमें लिखा हुआ है, द मैटर वाज brought to notice of governing body members who unanimously suggested that after expiry of the agreement there must be provision of awarding the shop through open tender. The bidder providing the maximum discount on MRP must be awarded the contract. ये 21 नवंबर 2015 रिम्स की शासी परिषद की 41वीं बैठक की प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी आप कह सकते हैं कि बायस के अगेंस्ट किया गया है। यह चूंकि प्रक्रिया है जो लीगल है, जो हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, उसमें जो उचित लीगली जो साउंड होता है वही चीज किया गया है। बाकी आप लोगों को क्या इसके बारे में भ्रांतियां या पूछना है वो पूछ सकते हैं। पहला सवाल तो सर, जब से हमने कोर्ट को टाइम दिए हैं तो वो उसके वैकल्पिक को व्यवस्था किया गया है या कुछ ऐसा है, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हाँ, करना, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि हम लोग टेंडर कर चुके हैं, और कोशिश है कि कल उसकी प्री बिड मीटिंग भी हो गई है। उसी की थी ना प्री बिड मीटिंग, कि जो सरकार ने व्यवस्था बनाई है, ये भारत सरकार का है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से, उसका कैसे कैसे बिडिंग होगा, उसके क्या रूल्स होंगे, वो कैसे मॉनिटरिंग होगी, इसका पूरा आप समझिए कि कम से कम 100 पेज का डॉक्यूमेंट आया हुआ है, राइट। उसी के तहत टेंडर करना है, उसी के तहत सिलेक्ट करना है, उसी के तहत उसको देना है, उसी के तहत मॉनिटरिंग करनी है। सारा कुछ जो है 100-125 पेज के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। उसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने टेंडर कर दिया है, और कोशिश यह है कि 1 महीने के अंदर हम इसको जल्दी से जल्दी फाइनल कर दें, तो हमारा जो जन औषधि केंद्र है उसमें दवाइयाँ आने लगेंगी, वो जेनरिक मेडिसिन होंगी, उसमें उनको सबको मिलेगा। ये वैकल्पिक व्यवस्था है। मतलब साफ हुआ कि ये प्राइवेट पार्टी को देना एक गलती थी। आप कह सकते हैं प्राइवेट पार्टी को देने को गवर्निंग बॉडी ने कभी एग्रीमेंट के पीरियड के बियॉन्ड कंटिन्यू करने के लिए कभी भी स्वीकृत नहीं किया। ये इलीगल चल रहा था,
ये इसका मतलब जब एक्सटेंशन नहीं दिया गया तो यूजली तो माना जाए। आप कह सकते हैं कि विदाउट एक्सटेंशन चल रहा था। जब दिया गया था उसको वर्डिंग जो हमने आपको सुना दिया कि लिखा है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट देयर मस्ट बी प्रोविजन ऑफ अवॉर्डिंग द शॉप थ्रू ओपन टेंडर। सर कुछ डेट्स है 25 जनवरी 2019 को, उसके बाद फिर 12 फरवरी 2019 और आपके कार्यकाल में भी 19 मार्च 2021 को स्वास्थ्य विभाग से 3 बार रिमाइंडर भेजा गया था कि प्रधानमंत्री जन औषधि का टेंडर करना है। उसके बाद भी इतना डिले सर। तो इसको ये समझा जा सकता है ना, जब आपके संज्ञान में मामला आया, हाईकोर्ट का प्रेशर पड़ा, उसके बाद जब आप इसको हटाने के लिए नोटिस निकाले, इसको देखते हुए आपने टेंडर किया? नहीं, उसका एक रीजन यह भी है 19 मार्च को जो आया है, और आपको पता है कि मार्च में हम लोग कोरोना से लड़ रहे थे। पीक पर थे। हाँ, और उसके बाद पीक जो है वो जाकर के अभी कुछ दिन पहले जो है खत्म हुआ है। दूसरी चीज ये है कि उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उस समय जो प्रावधान था वो था कि हर एक जिले में डिप्टी कमिश्नर टेंडर करेंगे और वेंडर चुनेंगे। तो हम लोग सोच रहे थे जो भी डिप्टी कमिश्नर करेंगे वो रिम्स में भी लागू होगा और हम लोग भी उसी से लेंगे। और अभी भी जो पता चला है कि सदर हॉस्पिटल में जो सप्लाई कर रहे हैं वो जन औषधि केंद्र वहाँ भी है। मैं गया नहीं हूँ लेकिन हमें जहाँ तक पता है अच्छा, यहाँ से बढ़िया चल रहा है। तो उनको जो सप्लाई कर रहे हैं उम्मीद है कि वो डिप्टी कमिश्नर के कई प्रोसेस से ही आए होंगे, उनको हमने ऑर्डर दे दिया है तब तक। सर लेकिन ये फिर आपको कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स नहीं लग रहा है कि डिप्टी कमिश्नर रिम्स जैसे स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी के लिए कैसे टेंडर कर सकते हैं? नहीं, फिर अभी क्लेरिफिकेशन ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी के अंदर तो आता नहीं है रिम्स। रिम्स इज अबव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी। हाँ, लेकिन दवा जन औषधि केंद्र के लिए जो रेगुलेशंस या जो गाइडलाइंस आए थे उसमें डिस्ट्रिक्ट को यूनिट माना गया था। और वो जो है चूंकि यह कोई गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है, ये चूंकि एक फैसिलिटी क्रिएट करने से रिलेटेड है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज कोई फैसिलिटी क्रिएट कर रही हैं वो भी हमारे मरीजों को फायदेमंद होगा, तो हमको उसमें कोई भी आपत्ति न करनी चाहिए, ना हम करेंगे। लेकिन अभी पता चला है कि उसमें जो प्रावधान था उसमें यह है कि जैसे रिम्स आप बता रहे हैं कि रिम्स जो है वो खुद भी टेंडर कर सकता है, और ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट जो होगा, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में रिम्स, डिप्टी कमिश्नर और जो बीडर होगा या वेंडर होगा उसके बीच ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होगा। ये भी मत समझिए कि हम कर रहे हैं तो उसमें डिप्टी कमिश्नर का रोल नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लिख करके दिए कि ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में हम भी साइन करेंगे, क्योंकि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यह फैसिलिटी सरकार ने मरीजों के लिए क्रिएट किया है जिसमें सभी को मिलजुल करके काम करना है, वो चाहे वेंडर हो या डिप्टी कमिश्नर हो या रिम्स के अथॉरिटीज हो, सभी को मिलजुल करके और काम करना है ताकि मरीजों की भलाई हो। सर जैसा कि आपने कहा कि मार्च में आपके पास रिमाइंडर एक आया था और कोविड का टाइम हो गया इसलिए प्रोसेस नहीं हो पाया। अभी भी सर इतना शॉर्ट नोटिस दवाई दोस्त को दी गई है, 1 महीने के भीतर खाली करना है, और 1 महीने में लगता है क्या प्रोसेस पूरा हो जाएगा? क्योंकि अभी 3rd वेव की भी आशंका जताई जा रही है और कहीं दवाई दोस्त भी हट जाए और मरीजों को फिर नुकसान ना हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है सर? क्या बताया तो कि हम लोगों ने टाइमलाइन जो टेंडर में आप देख पढ़ेंगे अगर सर, टाइमलाइन तो हम लोग बहुत रिम्स के टेंडर का देख रहे हैं सर। तो पीरियड होता है फिर 2 साल 3 साल कैसे खिंचाता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। नहीं, तो हम लोग उस प्रथा को जो है धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश में है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमने अभी तत्काल के लिए आपको बताया ना कि जो सदर हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहा है उसी को ऑर्डर दे दिया है कि सप्लाई करना शुरू कर दो, जिस तरह से आप उसी टर्म कंडीशंस में करो जो सदर हॉस्पिटल में कर रहे हो। सर ये व्यवस्था कब तक चालू हो जाएगी?
सप्लाई वाली, क्योंकि सर अगर 1 महीने में दवाई दोस्त को पैकअप करना है यहाँ से, तो मतलब इट विल टेक सम टाइम ना, इट इज अ प्रोसेस, दे हैव टू वाइंड अप, दे हैव टू हैंड ओवर यू द प्लेस, राइट? तो मतलब ये व्यवस्था कब तक हो जाएगी, जो दूसरा अल्टरनेटिव व्यवस्था जो आप बता रहे हैं? अल्टरनेटिव व्यवस्था 1 महीने के अंदर हो जाने की उम्मीद से काम चल रही है। सर 2018 में जन औषधि तो फिर पेशेंट से आप 3500 ओपीडी में आते हैं सर। नहीं, तो आप इसीलिए इंटरिम व्यवस्था के तहत ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है जो सदर हॉस्पिटल में सप्लाई करता है उसको कि आप लोग सप्लाई शुरू कर दीजिए, दवाई दोस्त के जाने के पहले ही शुरू कर दीजिए। बल्कि और ऑपरेट होगा वहीं जहाँ दवाई दोस्त करता है, नहीं, उसकी हमारे लिए हमारे भी अपना जगह है ना। हाँ मतलब वहाँ नहीं होगा नहीं, हम अब जब तक वो खाली नहीं होगा तो हम कैसे उनको वहाँ ऑपरेट करेंगे? हम जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से करेंगे, लेकिन उसको और बढ़ाने का अगर होगा तो और स्पेस प्रोवाइड करेंगे, बढ़ाएंगे उसको। सोचने वाली बात है सर, 2018 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो रिम्स में संचालित है, 24 तरह की दवाइयाँ, लगभग 5000 से ज़्यादा मेडिसिन एक्सपायर हो चुके हैं, अब तक यहीं पड़े हुए हैं, वापस भी नहीं गए हैं। तो जब प्रोसेस ही ऐसा है, 2018 अभी 4 साल होने को है सर, एक्सपायर्ड मेडिसिन पड़े हैं, और उससे लग रहा है सर कि 1 महीने में लाभ मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसके उठाव को लेकर नहीं, मैंने आपको बता ही दिया कि हमने 2 लाइन ऑफ एक्शन रखा है। एक लाइन ऑफ एक्शन है जो कि क्विक होगा, जो ऑलरेडी सदर हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई करेगा। दूसरा लाइन ऑफ एक्शन है कि हमारा अपना वेंडर होगा और ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा और उसके तहत होगा। उम्मीद है कि मरीजों को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। मतलब टेंडर से पहले सदर वाला वेंडर करेगा और टेंडर हाँ हाँ, तब हमारा अपना बिडर हो जाएगा, अपना एग्रीमेंट हो जाएगा हमारा। अच्छा सर, ऐसे कोई प्रोविजन है क्या, क्योंकि रिम्स ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि स्टेट पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑटोनोमस बॉडी है, तो मरीजों को मुफ्त दवा देने के लिए क्या रिम्स खुद से सप्लाई नहीं करके मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? ऐसी कोई व्यवस्था लाई जा सकती है? व्यवस्था ऑलरेडी है। नहीं, वो तो जैसे कि एक प्राइवेट पार्टी को जैसे टेंडर नहीं, वो अलग चीज है। वो तो अधिकतर ओपीडी पेशेंट्स के लिए है, और इन पेशेंट्स में अगर ऐसी कोई दवा लिखी जाती है जो रिम्स में नहीं है तब के लिए है। लेकिन रिम्स जो पेशेंट भर्ती हैं उनके लिए तो दवा लेता है ना, और उसको फ्री सप्लाई करता है। वो किसी मेडिसिन से चार्ज नहीं करता है। सारे मेडिसिन नहीं सप्लाई कर सकता क्योंकि एक लिमिट है हर एक चीज का, लेकिन कॉमन मेडिसिन जो होती हैं, जो पैरासीटामोल है, एंटीबायोटिक्स है, जो एंटीटसिव है, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, एलर्जी हो गया, किसी की सर्जरी हुई है उसके बाद पेन किलर है, सर्जरी के बाद अगर एंटीबायोटिक देना है, ये सारी दवाइयाँ रिम्स मुफ्त ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है अपने यहाँ भर्ती मरीजों को। ओपीडी के इवन ओपीडी का भी मिल रहा है, लेकिन उसका एक लिमिट है। उस लिमिट के तहत तो ऑलरेडी कर रहा है, और हम समझते हैं कि ये कोशिश सरकार की भी है, हम लोगों की भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध करा सकें और फ्री करा सकें। खास करके जो पीला कार्ड, लाल कार्ड वाले जो होते हैं उनको दवा नहीं खरीदनी पड़े, इसकी बहुत कोशिश रहती है हम लोगों की। लेकिन जो पेशेंट जो दवाइयाँ वहाँ यहाँ नहीं उपलब्ध हैं, सारी दवाइयाँ तो उपलब्ध नहीं हो सकती, वो कहीं भी नहीं होती हैं, तो उसमें आप खरीदना पड़ता है, तो इसलिए जन औषधि में जाकर के लोग खरीदेंगे। सर 3 क्वेश्चन है सर, पारी तीनों का जवाब चाहेंगे, शॉर्ट आंसर। अगर हाई कोर्ट नहीं पूछती सर कि दवाई दोस्त एज कैसे अब तक चल रहा है, तब तो रिम्स प्रबंधन का ध्यान नहीं जाता उस पर। नहीं, रिम्स प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ लोग थे जो कि आप स्पेस मांगने के लिए अप्लाई किए थे, तो हमने उसी से पूछा था कि उसी समय पूछा था। ये 17 जून को हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 4 जून को हमने पूछा था कि दवाई दोस्त को किस प्रक्रिया के तहत स्पेस मिला है वो बताया जाए, और उसी हमको लगता है 5 जून को मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने लिख करके दे दिया था। सुपरिटेंडेंट से आपने पूछा था सर? हाँ, सुपरिटेंडेंट से पूछा सर 2015 में एग्रीमेंट खत्म होते ही अच्छा
2015 में जब एग्रीमेंट हुआ था सर, वो एग्रीमेंट खत्म होते ही टेंडर प्रोसेस करना था। 41वीं शासी परिषद की बैठक का नोटिस जो है उसमें भी मेंशन था, वो तब क्यों नहीं किया गया सर? इतना एक्सटेंशन क्यों होते चला गया? अच्छा, एक्सटेंशन नहीं हुआ, मतलब वही 6 साल फिर चलते कैसे रहा सर? ये चीज उस समय जो डायरेक्टर थे उनको पूछा जाए। सर मूल्यांकन कर एक्सटेंशन करना था आपने बताया था, लेकिन मूल्यांकन भी नहीं हुआ, मतलब प्रबंधन से लापरवाही इस मामले में हुई कि आप क्या मानते हैं सर? नहीं, मैं उस समय क्या परिस्थिति थी मैं क्या जानता हूँ। ठीक है सर। सर ऐसा बहुत सारा टेंडर है, जैसे गार्ड टेंडर है, आपको ये आउटसोर्सिंग का टेंडर है, कुल मिला के ये सब बहुत टेंडर है जो रुका हुआ है। अब क्योंकि कोर्ट का प्रेशर आएगा उसके बाद ही इस पर कार्रवाई होगा, ये पहले भी कुछ हो सकता है। नहीं, कार्रवाई चल रही है। फ्यूचर सिक्योरिटी का टेंडर निकला है, सब उनसे नहीं निकलती। हर बार जब भी टेंडर निकलता है वो कैंसिल किसी न किसी कारण से हो जाता है। हाँ, आप बताइए क्यों कैंसिल होता है? सर ये हम लोग क्या लगता है? नहीं, आप लोग जानते हैं कि कैंसिल क्यों होता है, जरूर जानते हैं। आप लोग नागरिक हैं और प्रबुद्ध नागरिकों में से हैं, तो आप बताइए कि कैंसिल क्यों होता है? सर एक क्लिनिकल सवाल लेना चाहेंगे। आशा गुप्ता जी के मृत्यु के बाद, आशा गुप्ता उषा गुप्ता जी के मृत्यु के बाद ब्लैक फंगस रिम्स में कितने ब्लैक फंगस के मरीजों की सर्जरी हुई? आई जस्ट वांट द नंबर। नहीं, आई हैव टू चेक दैट, आई कैन नॉट टेल यू ऑफ हैंड, क्योंकि ये सिर्फ दवाई दोस्त के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका डाटा जो है उसमें मेंशन था सर, क्या एनी अदर इश्यूज भी मेंशन था। ठीक है, हाँ, तो वो मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, आप भिजवा दीजिएगा हमें सर। हाँ, ठीक ये है कि कितने लोगों की सर्जरी हुई, सर्जरी, क्योंकि सर आपके ख्याल में, मतलब आप यू हैव बीन अ कैरियर क्लिनिशियन, ठीक है सर, सब लोग आप लोग जो बैठे हैं कैरियर क्लिनिशियंस रहे हैं सर। मुझे एक सवाल जानना था पुलिस प्रशासन से, वो ये था दवाई दोस्त से संबंधित हो तो पूछो। दवाई दोस्त तो हो गया सर। अच्छा, ठीक है। क्लिनिकल भी पूछना है सर, हाँ। यही सवाल हो सकता है कि नहीं, ठीक है। दवाई दोस्त ही क्यों, हाँ, बाकी जितनी भी इस तरह की चीजें चल रही हैं जो इलीगल की श्रेणी में आ जाएंगी या आ चुकी होंगी, जैसे टेंडर ऑफ गार्ड्स, बहुत सारी ऐसी मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं। अब ये भी एक नया इशू आएगा कुछ दिन में कि पहले लोग फ्री में मशीन यहाँ दे देते हैं करोड़ की, एक तो उसमें हो गया अपना काम, उसके बाद उसका रिएजेंट, उसका दवा वो मोनोपोलाइज हो जाता है कि उसी से खरीदना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं, यह चीज जो है पूरे इंडिया में है और शायद पूरे वर्ल्ड में भी होगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मशीन दे देती हैं इस कंडीशन पे कि आप मिनिमम इतना टेस्ट पर डे करेंगे, तो उससे रिएजेंट्स से जो उनको प्रॉफिट होता है उसी में उनका मशीन का कॉस्ट कवर्ड होता है। ठीक है, तो वो बहुत जगह जो है सक्सेसफुल भी है। इसलिए सक्सेसफुल है कि आप कैलकुलेट करते हैं ना, हम मशीन खरीदेंगे तो आपने अगर थोड़ी देर के लिए 50 लाख की मशीन खरीदी तो इकोनॉमिस्ट जो है वो कैलकुलेट करता है वो 50 लाख का कितना आपको इंटरेस्ट मिलता, अगर और उसके बाद तो आप रिएजेंट्स लेंगे ही लेंगे, तो रिएजेंट्स मिनिमम प्राइस पे और प्लस इसका इंटरेस्ट जोड़ करके अगर ये दे रहा है, ये कैलकुलेशन सभी लोग नहीं करते हैं लेकिन ये कैलकुलेशन ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ है और इसलिए इस तरह का कार्यक्रम बहुत जगह चल रहा है। तो जब भी लिया जाता है तो आदमी को करना चाहिए कंपैरिजन कि कहाँ कहाँ चल रहा है, खास करके अगर एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ जगह में चल रहा है तो किस रेट से रिएजेंट दिया जा रहा है और हमको किस रेट से दिया जा रहा है। अगर उस कंपैरिजन में आप देखते हैं कि समकक्ष हैं तो उस तरह का प्रोविजन होना चाहिए, देना चाहिए, क्यों दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ओवरऑल आप चाहते हैं कि ये टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल रहनी चाहिए, कॉस्ट रीजनेबल होना चाहिए। अगर ये सब वर्कड आउट है और लोगों ने एम्स में भी ऐसे बहुत सारे मशीन हैं, हमारे अंडर में खुद मशीन थे ऐसे, उसमें मिनिमम था कि इतना टेस्ट होना चाहिए। हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हमारा इससे तो दुगुना होगा, तो ठीक है आप लाओ, क्या रेट रहेगा बताओ, उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग कर देते हैं कि रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी रेट पे आपको देना होगा। अगर उसी रेट पे यहाँ कोई दे रहा है
और मशीन फ्री में है, तो रीजनेबल कॉस्ट में आपको सर्विसेज मिल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हाँ सर, मेरा सवाल था हाँ। कि कितने लोगों की सर्जरी हुई है, ठीक है सर, उषा गुप्ता जी की मृत्यु के बाद, एक। और दूसरा ये सवाल था कि ओवरऑल क्यूमुलेटिवली अभी तक कितने पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस के एडमिट हुए रिम्स में, क्योंकि रिम्स इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेजिग्नेटेड बाय स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, और कितने लोगों की टोटल सर्जरी हुई है, ठीक है सर, ये चीज। दूसरा ये आप ईएनटी के हेड से भी पूछ सकते हैं। नहीं सर, ईएनटी के हेड से नहीं नोडल पूछेंगे। अफसर है वो। She doesn't answer. नोडल ऑफिसर